जब एक आपकी ही कैबिनेट सब कमेटी का बनाया हुआ डाटा ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है, मौजूद है, तो फिर नया डाटा कलेक्ट करने का मतलब क्या है? डाटा कलेक्शन का जो मसला है वो मैं तो उसे इस तरीके से देखता हूं कि 3 बार हमारे साथ पहले भी प्रैक्टिकल हो चुका है। हमारे बच्चे जो है ना वो तालीम से महरूम रह चुके हैं। इस बात को मत खोलिए। अगर हम अपनी ये बयानबाजी आपको सुनाएंगे तो हमारी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। देखिए 9,000 रुपया लेने वाला आदमी, 9300 लेने वाला आदमी अपने बच्चों को रोटी खिलाए, अपने माँ बाप को दवाई के लिए कोई पैसा दे, या कभी कोई रिश्तेदारों में कोई शादी विवाह होता है वहाँ जाए, ये खाली खोखले वादे होते हैं। देखिए बात अब मैं कहने में परहेज भी नहीं करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं माननीय प्रधानमंत्री से ये कहता हूं कि 9,000 रुपये में ये जो आप कहते हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये हम किस तरह से अभी इस जो समय चल रहा है 450 रुपया आटे की गुत्थी है 10 किलो की, और 200 रुपये किलो तेल जा रहा है सरसों का। मुझे ये बताएं 50 रुपये किलो टमाटर जा रहे हैं। मुझे ये बताएं हम अपने बच्चों के लिए कोई, आज तक हम अपने बच्चों के लिए कभी फ्रूट लेकर नहीं गए। दिवाली का समय था, बड़े मीडिया कर्मी सारे आए थे, वो सारे पूछ रहे थे भाई हाँ दिवाली है। हमने अपने थाली के आगे गुड़ रखा था 30 रुपये किलो, 60 रुपये किलो वाला आधा किलो गुड़ लेके हम थाली लेके बैठे थे कि हमने कहा आज हमने घर में नहीं जाना। हम रात को 11 बजे के करीब घर में गए थे। उस वक्त तो लोग अपना जश्न मना के अपने अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के अंदर समय के साथ सरकारें बदल रही हैं और सरकारें बदलने के साथ साथ सरकारी बाबुओं के बयान भी बदल रहे हैं। हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला एक कनक्लेव के अंदर एक बयान सामने आया है। उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के तमाम डेली वेजर्स का डाटा फिर से खंगाला जाएगा और तमाम डेली वेजर्स का डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर डेली वेजर्स की रेगुलाइजेशन को लेकर सोचा जाएगा। इसी के बीच मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए रवि हंस जी हैं, पीएचडी डेली वेजर्स से बखूबी जानते हैं, डेली वेजर्स को लेकर काफ़ी देर से आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। शशि जी इरिगेशन से हैं और काफ़ी देर से जम्मू कश्मीर के ये तमाम चेहरे हैं जो डेली वेजर्स, खुद भी डेली वेजर हैं और डेली वेजर की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। रवि जी बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। किस तरह से पहले देखते हैं, हाल ही में उमर अब्दुल्ला जी का ये बयान आया है कि डाटा को लेकर किस तरह से आप देखते हैं? सबसे पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने भी वो बयान सुना तो ये मुझे लगता है कि सियासत का असली चेहरा सामने आ रहा है। जो ये सियासी लोग होते हैं ये मुखौटा पहन के जब इलेक्शन होता है तो ये मुखौटे में होते हैं और उसके बाद जब सत्ता मिल जाती है तब इनका असली चेहरा सामने आता हो। तो मुझे लग रहा है कि अब ये इनका असली चेहरा सामने आना शुरू हो गया है। मुझे ये समझ नहीं आई कि आखिर वो डाटा मांग किससे रहे हैं और किसका डाटा मांग रहे हैं। 2014 को शायद आपको भी याद होगा, 2014 में उमर अब्दुल्ला सीएम होते थे और उमर अब्दुल्ला जी ने एक कैबिनेट सब कमेटी का गठन किया था जिसकी ये ड्यूटी लगाई गई थी कि आप सभी डिपार्टमेंट के अंदर वेरीफाई करें एक्चुअल नंबर ऑफ डेली वेजर्स। और तब उस कैबिनेट की सब कमेटी ने 61,011 डेली वेजर का डाटा फाइनल करके जिसको ऑथेंटिक किया था एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने, और वो 24 अक्टूबर 2014 को कैबिनेट में सबमिट किया था। और उस वक्त इनका प्रपोजल बना था कि 3 फेजेस में हम इनको रेगुलराइज करेंगे। उसके बाद कश्मीर के अंदर बाढ़ आ गई, डिले हो गया। डिले होने के बाद एक कैबिनेट हुई और उसमें जब ये मुद्दा आया तब 2 मुद्दे आए थे कैबिनेट के अंदर, एक डेली वेजर की रेगुलाइजेशन का और दूसरा रिटायरमेंट एज को 58 ईयर से बढ़ा के 60 ईयर करना। तो उमर अब्दुल्ला साहब ने उस वक्त प्रेफरेंस दी थी 58 ईयर से 60 करने में, तो डेली वेजर का मुद्दा पेंडिंग रह गया। उसके बाद इलेक्शन अनाउंस हो गया, डेली वेजर का मुद्दा वहां का वहां ही रह गया। इलेक्शन जब अनाउंस हो गया तो आप ये मान के चलो कि ड्यूरिंग इलेक्शन कोई भी एंगेजमेंट जो है वो नहीं होती, तो नंबर बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, डाटा बढ़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। 3 या 4 मार्च को बीजेपी और पीडीपी की कोलिशन सरकार बनी 2015 में, और 17 मार्च 2015 को कंप्लीट बैन लग गया डेली वेजर की एंगेजमेंट के ऊपर। इसका मतलब कि उसके बाद भी डेली वेजर नहीं लगे। जब एक आपकी ही कैबिनेट सब कमेटी का बनाया हुआ डाटा ऑलरेडी आपके पास पड़ा हुआ है, मौजूद है, तो फिर नया डाटा कलेक्ट करने का मतलब क्या है? डाटा कलेक्शन का जो मसला है वो मैं तो उसे इस तरीके से देखता हूं कि 3 बार हमारे साथ पहले भी प्रैक्टिकल हो चुका है। पहली बार
2007-8 में गुलाम नबी आज़ाद साहब तब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कहा कि मैं फिजिकली वेरिफिकेशन करवाऊंगा पीएचई डिपार्टमेंट के अंदर, जो डेली वेजर की रेगुलाइजेशन की जब हमने डिमांड की तो फिजिकली वेरिफिकेशन हुई, पुलिस स्टेशनों में हमारी वेरिफिकेशन हुई। उसमें 5 मेंबर की कमेटी बनाई थी जिसमें तहसीलदार थे, एसएचओ थे, हमारे डब्ल्यूओ थे, हमारे एक्सियन थे, हमारे एडब्ल्यूज थे। तो तब जो 9317 जो हमारी फिगर थी 9317 की, 9317 की, तो वो फिगर डाटा बढ़ के हमारा हो गया 13,957, 4,000 इंक्रीज हो गया। उसके बाद हमारे श्यामलाल शर्मा जी आए, जब मिनिस्ट्री चेंज हुई तो श्यामलाल शर्मा जी हमारे पीएचई के मिनिस्टर बने। श्यामलाल शर्मा जी ने भी कहा कि मैं वेरिफिकेशन करवाऊंगा। जब उन्होंने वेरिफिकेशन करवाई, जो 13,957 लोग थे वो बढ़ के 16,070 हो गए जी, 2,000 प्लस इंक्रीज हो गए। उसके बाद पीडीपी बीजेपी की सरकार आ गई। पीडीपी बीजेपी की सरकार जब आई तो सुखनंदन चौधरी जी हमारे मिनिस्टर थे। 2017 लास्ट की बात है, 18 की। तो 18 में उन्होंने कहा कि हम बायोमेट्रिक अटेंडेंस करवाएंगे। उन्होंने बायोमेट्रिक अटेंडेंस करवाई तो पीएचई जम्मू की फिगर जो हो गई 22,053 हो गई, 6,000 का डाटा बढ़ गया। तो अब मुझे लगता है कि चौथी बार अगर उमर अब्दुल्ला सरकार भी डाटा कलेक्शन की तरफ जा रही है तो मुझे उम्मीद है कि ये डाटा 30,000 जम्मू प्रोविंस का क्रॉस हो जाएगा। लेकिन एक सवाल रहेगा रवि जी, मायूसी क्यों है? मायूसी क्यों है कि अगर वो कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैं इन्हें रेगुलाइज करने वाला था लेकिन बाढ़ के चलते ऐसा हुआ कि हम नहीं कर पाए। अगर 58 साल से 60 साल की एज हो सकती है बाढ़ आने के बाद, तो फिर डेली वेजर रेगुलाइज करना कौन सी बड़ी बात थी? कैबिनेट हुई थी ना। बाढ़ आने के बाद, जब बाढ़ के बाद आपके हालात थोड़े नॉर्मल हुए, कैबिनेट हुई ना वहाँ पे। कैबिनेट में आपने डिसीजन लिया ना, 50 ईयर से 58 ईयर से आपने 60 ईयर किया, तो डेली वेजर क्यों नहीं किया? इसका मतलब आपकी नीयत में खोट थी। अगर उस वक्त आपने कर दिया होता ये नौबत ही नहीं आती। तो आज भी अगर आपकी नीयत में खोट ना होती तो मुझे लग रहा है कि आपकी सरकार बने हुए 3 कैबिनेट हो गई हैं। आपने स्पेशल स्टेटस के लिए रेजुलेशन पास कर दिया, तो डेली वेजर के लिए भी रेजुलेशन पास करके आप एलजी साहब के भेज देते। पहले इलेक्शन से पहले आप कहते थे हम आते ही पहले डेली वेजर का मसला हल करेंगे। अब आप डेली वेजर पे बोलते नहीं हो, अब आप डाटा कलेक्ट करने की बात कर रहे हो, जबकि सारा डाटा ऑनलाइन है। एनआईसी पोर्टल के ऊपर सारा डाटा अवेलेबल है। बायोमेट्रिक अटेंडेंस हुई है, आप सैलरी दे रहे हो ना, सैलरी ऑनलाइन मिलती है, बैंक में आती है, तो बिना डाटा के आप लोगों को सैलरी दे रहे हो। डाटा का खेल खेला जा रहा है आपके साथ। ये मैं कह रहा हूं ना कि कुछ लोगों के साथ कमिटमेंट हुई होगी कि आपको हम एडजस्ट करेंगे। अब जब डाटा दोबारा कलेक्ट किया जाएगा उन लोगों को बीच में एडजस्ट किया जाएगा, फिर ये डाटा बढ़ जाएगा, और जब डाटा बढ़ जाएगा तो उसका खमियाजा कौन भुगतेगा? जो पिछले 30 साल से डेली वेजर काम कर रहा है, जो इसी वजह से मारा गया। जैसे जो बैकडोर का चलता है ना कि स्टेटमेंट्स आती हैं कि बैकडोर, तो ये इसी वजह से होता है, क्योंकि एक्चुअल डाटा कभी भी एक जगह पे स्टैंड नहीं करता। हर बार डाटा बदल जाता है, वेरिफिकेशन होती है, डाटा बदल जाता है। वो कैसे बढ़ जाता है ना, आज तक सरकार ने कभी एक्शन लिया। भाई जब 9,317 की लिस्ट गई थी, ऑलरेडी गई थी, तो डाटा बढ़ के 13,957 हो गया। सरकार की जिम्मेदारी बनती थी उसकी वेरीफाई करवाती कि ये डाटा इंक्रीज कैसे हुआ, लेकिन सरकार ने नहीं करवाया। उसके बाद जब 13,957 से 16,070 तक पहुंचा, तभी सरकार की जिम्मेदारी बनती थी कि भाई अगर ये पहली लिस्ट इतनी है, ये लिस्ट बढ़ी कैसे, लेकिन नहीं हुआ। फिर जब 16,070 से 22,000 चला गया, तभी सरकार को वेरिफिकेशन करवानी चाहिए थी कि कौन लोग ऐसे हैं जो डाटा इंक्रीज करके बता रहे हैं, लेकिन सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि सरकार का मोटिव ही यही था कि डिलेइंग टैक्टिक्स अपनाओ। पहले तो 1-2 साल लगाएंगे डाटा कलेक्ट करने के लिए, उसके बाद डाटा इंक्रीज मिलेगा, फिर बहाना हो जाएगा ये डाटा बढ़ गया जी, हम क्या करें। ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने का फार्मूला जो है वो उमर अब्दुल्ला ने तलाशा है। इस वक्त इसी के बीच मेरे साथ शशि जी भी इरिगेशन से है, और इनसे भी खास बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आखिरकार डेली वेजर इस वक्त ये साफ कहते हुए नजर आए कि आखिरकार ये डाटा का खेल जो है वो देखने को मिला। शशि जी, किस तरह से देखते हैं, इरिगेशन से आप हैं, क्योंकि आपका भी अहम रोल जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर है, क्योंकि आप भी कनाल से कवर कर रहे हैं। तमाम बासमती की बात करें, और जो बिल्कुल यहाँ पर अगर खासकर लोकल आरसपुरा की बात करें, चावल है, और भी काफ़ी रोल आप लोगों का रहा है। लेकिन किस तरह से देखते हैं कि इस बयान को लेकर और अब जो डाटा कलेक्शन की बात की जा रही है?
देखिए सर, मैं तो पहले नंबर तो आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। देखिए, ये जो डाटा की बात कर रहे हैं, डाटा इनके पास ऑलरेडी समेट पड़ा हुआ है। बाकी मेरे भाई रवि ने तो क्लियर कट में बता दिया कि जो डाटा हमारी NIC हुई है, ये जो हमारी सैलरी आ रही है, ये बैंकों में आ रही है। अगर हमारा डाटा इनके पास नहीं है तो हमारी सैलरी कैसे बैंकों में जा रही है? ये तो एक किस्म का फ्रॉड हो जाएगा। फिर अगर ये डाटा की बात कर रहे हैं, हम लोग जो सैलरी ले रहे हैं, ये ऐसे ही डाल रहे हैं हमारी सैलरी। इनके पास ऑलरेडी हमारा डाटा है। ये हमारे डेली वेजरों का शोषण हो रहा है और मजाक हो रहा है इनके साथ बद्दा मजाक हो रहा है। देखिए, जो भी सरकार में आता है वो कहता है कि हाँ, हम इनको रेगुलाइज करेंगे। अब देखिए, CM साहब ने तो बोल दिया कि हम इनको नंबर 1 प्रायोरिटी पे इनका मसला हल करेंगे। अब हमें ये समझ नहीं आ रहा वो कब प्रायोरिटी जो पेश होगी। इन्होंने अपने काम करवाने हो, देखो कितनी गाड़ियां आ गई जम्मू कश्मीर में। इन्होंने अपनी गाड़ियां लेनी थी, सेंटर में किस तरह से चले गए, इनको गाड़ियां मिल गई, हर चीज़ की सुविधा मिल गई। और ये जो परमानेंट मुलाजिम हैं, उनका जो DA था, रुका हुआ था, वो दिला दिया इन्होंने। मगर डेली वेजर जो हैं, उनके बारे में कुछ नहीं सोचा। अगर इन्होंने हमारी फाइल भी LG साहब के पास भेजी होती तो हमें भी थोड़ा भरोसा होता कि नहीं, हमारे जो डेली वेजर भाई हैं, इनकी फाइल भी LG साहब के पास गई है। अब वो करते या ना करते, वो बात की बात ही, मगर भेजी तो नहीं है इन्होंने। हाँ, अब हम फिर उम्मीद लगा रहे हैं, मगर मुझे लग रहा है ये हमारे साथ धोखा हो रहा है। शशि जी, एक सवाल रहेगा, जब एक सरकारी एम्प्लॉय रिटायर होता है, बड़े धूमधाम से ढोल बजाए जाते हैं, मालाएं डाली जाती है, मिठाई खिलाई जाती है, जब डेली वेजर्स में रिटायरमेंट होती है तो वो किस तरह से देखी जाती है? सर, मैं अभी आपको क्या बताऊं कि जो डेली वेजर की रिटायरमेंट होती है, वो अपनी पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करता है। जब जाने की बारी आती है तो वो बेचारा चुपके से बाहर निकल जाता है, क्योंकि वो लेकर क्या जाएगा। सर देखिए, ये जो परमानेंट मुलाजिम हैं, वो खूब सारे पैसे लेकर जाते हैं, मगर डेली वेजर खाली क्या करके जाता है, वो खाली अपने डिपार्टमेंट में मेहनत करके छोड़ जाता है और खाली अपना नाम छोड़ जाता है कि वो डेली वेजर था, इसने आज तक पूरी ईमानदारी से काम किया। वो भी अफसरान लोग तभी पूछते हैं उसको जब तक वो काम कर रहा है। अगर वो थोड़ा सा ढीला हो जाए, कोई भी उसकी हेल्प के लिए आगे नहीं आता। डेली वेजर्स को लेकर किस तरह से परेशानियां डेली वेजर्स के बीच देखने को मिले? शशि जी, एक सवाल रहेगा, क्योंकि एक आम इंसान की तरह आप लोगों ने भी उम्र इस विभाग के अंदर दी है, आप लोगों के बच्चों की भी उम्मीदें होंगी कि वो अच्छे स्कूलों में पढ़े, अच्छे कॉलेजों में जाकर पढ़े, क्योंकि हर एक बाप चाहता है कि उसकी औलाद एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे। लेकिन क्या लगता है उन्हें वो तालीम मिल पाती है आज के समय में, जो आपकी वेजेस हैं, जो आपकी तनख्वाह है? देखिए सर, हमारे बच्चे जो है ना, वो तालीम से महरूम रह चुके हैं। इस बात को मत खोलिए। अगर हम अपनी ये बयानबाजी आपको सुनाएंगे तो हमारी आंखों से आंसू छलक पड़ेंगे। देखिए, 9,000 रुपया लेने वाला आदमी, 9300 लेने वाला आदमी अपने बच्चों को रोटी खिलाए, अपने माँ बाप को दवाई के लिए कोई पैसा दे, या कभी कोई रिश्तेदारों में कोई शादी विवाह होता है वहाँ जाए, ये खाली खोखले वादे होते हैं। देखिए, बात अब मैं कहने में परहेज भी नहीं करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं माननीय प्रधानमंत्री से ये कहता हूं कि 9,000 रुपये में ये जो आप कहते हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये हम किस तरह से, अभी इस जो समय चल रहा है, 450 रुपया आटे की गुत्थी है 10 किलो की, और 200 रुपये किलो तेल जा रहा है सरसों का। मुझे ये बताएं, 50 रुपये किलो टमाटर जा रहे हैं। मुझे ये बताएं, हम अपने बच्चों के लिए कोई, आज तक हम अपने बच्चों के लिए कभी फ्रूट लेकर नहीं गए। दिवाली का समय था, बड़े मीडिया कर्मी सारे आए थे, वो सारे पूछ रहे थे भाई हाँ दिवाली है। हमने अपने थाली के आगे गुड़ रखा था, 30 रुपये किलो, 60 रुपये किलो वाला आधा किलो गुड़ लेके हम थाली लेके बैठे थे कि हमने कहा आज हमने घर में नहीं जाना। हम रात को 11 बजे के करीब घर में गए थे। उस वक्त लोग अपना जश्न मना के अपने अपने घरों में सोने की तैयारी कर रहे थे। जो परमानेंट मुलाजिम हैं वो खूब सारा सामान लेके गए थे, मगर हमारे डेली वेजर भाई है वो चुपके रात को गए थे। मगर हमें दुख नहीं है कि उनको परमानेंट जो मुलाजिम हैं वो खूब सारी सैलरी लेते हैं, खूब सारा सामान लेकर के। मगर मेरे अपनी ओर से ये कहना चाहता हूँ, हम भी उनके साथ काम करते हैं, मगर उनको भी हमारी मदद करनी चाहिए कि हाँ ये लोग 30-30 साल से
डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं, इनका भी हक बनता है। कई बार ऐसा कहा जाता है कि हाँ, आप जो लोग हैं, आपका जो डाटा वो हमने बेच दिया है। जैसे अब आपने डाटे की बात की, कितनी बार वो डाटा बेचना हमें ये समझ नहीं आ रही। ये डाटा अब आखिरकार कब तक ये डाटे का जो सिस्टम है वो बंद होगा। डेलीवेजर परेशान है, डेलीवेजर को लग रहा है डाटा का खेल खेला जा रहा है। आखिरी सवाल रहना चाहूँगा रवि जी, क्या आखिर में क्या कहना चाहेंगे, डेलीवेजर्स को क्या अपील करना चाहेंगे, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या उमर अब्दुल्ला तक अगर ये पैगाम पहुँचे तो क्या कहना चाहिए, क्या मैसेज क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं डेलीवेजर के लिए एक ही अपील करूँगा कि भाई, अगर आप चाहते हो कि इस बंधुआ मजदूरी से मुक्ति हो, हम 61,000 की बात करते हैं, सरकार 1 लाख की बात करती है, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहूँगा कि सिर्फ 30,000 डेलीवेजर 50% जो हम डाटा 2014 का जो हमारे पास है, हम उसके हिसाब से कहते हैं कि 50% लोग जिस दिन सड़क पे आ जाओगे, इस सरकार को 24 घंटे के अंदर आपकी पॉलिसी देनी पड़ेगी। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ सड़क पे आके बैठना है। लेकिन अफसोस पता किस बात का है? हमारे एक तो डेलीवेजर घरों से निकलते नहीं, 47 डिपार्टमेंट है जिनके अंदर डेलीवेजर काम करता है। आपने देखा होगा कि आपको लड़ते 2 या 3 डिपार्टमेंट ही नजर आए होंगे, एक पीएचई, इरिगेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे एस्टेट के साथ ही कभी कभी वो भी प्रोटेस्ट वगैरह कंटिन्यू करते हैं। उसके बिना कोई डिपार्टमेंट आपने देखा कि जो आके धरने पे बैठा हो, जिसने प्रोटेस्ट किया हो कि हाँ, हम भी डेलीवेजर हैं, हमारे साथ भी नाजायज़ हो रहा है? कमी यहाँ पे है। जिस दिन 30,000 डेलीवेजर भी एक दिन सड़क पे आ गया तो उमर अब्दुल्ला सरकार को उसी दिन पॉलिसी अनाउंस करनी पड़ेगी, और केंद्र को भी। ऐसा नहीं है, हमें कोई ज़रूरत नहीं है कि मुर्दाबाद के नारे ही लगा के सब कुछ होगा या सड़कें जाम करनी, ऑलरेडी अपने आप हो जाएगा। सिर्फ आपको अपनी एकता दिखानी पड़ेगी। और दूसरा, उमर साहब के लिए मेरी सिर्फ और सिर्फ इतनी ही अपील है कि आपको पहले भी मालूम था इलेक्शन के समय कि आप यूटी के चीफ मिनिस्टर हैं, ये कोई नई बात नहीं है। और रही बात, अगर मैंने पहले भी एक चैनल पे कहा है कि आपकी नीयत में खोट है, वही आज आप नीयत दिखा रहे हो जो 2014 में दिखाई थी। वाकई अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है तो आप अपना काम करो। आप डेलीवेजर के लिए रेजुलेशन पास करके एलजी साहब के पास भेजो, उसके बाद क्या होगा वो हम देखेंगे, या वो एलजी साहब देखेंगे करते हैं नहीं करते हैं। लेकिन जब तक आप कैबिनेट से अप्रूवल करके, जैसे आपके पूर्व के फाइनेंस मिनिस्टर थे राठौर साहब, इलेक्शन के थोड़े दिन बाद उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारी 2014 की कैबिनेट की सब कमेटी की रिपोर्ट जो है वो आज भी कैबिनेट सेक्रेटरी के अंदर मौजूद है। अगर वो रिपोर्ट आपके पास मौजूद है तो उस रिपोर्ट को उठाइए, उसको कैबिनेट में अप्रूवल दीजिए और एलजी साहब के पास अप्रूवल के लिए भेजिए, जैसे आपने डीए की फाइल भेजी थी। वरना ये साबित हो जाएगा कि आपकी नीयत खोटी है, अदरवाइज ये मसला इतना बड़ा नहीं है। और केंद्र सरकार से भी मेरी प्रधानमंत्री जी के लिए भी अपील है कि आपने हमेशा अपने मन की बात सुनाई है, मेहरबानी करके एक बार डेलीवेजर के मन की बात सुन लें। जम्मू कश्मीर को आप कहते हो कि मेरा दिली रिश्ता है जम्मू कश्मीर के साथ, तो अगर आपका दिली रिश्ता जम्मू कश्मीर के साथ है और आप दूसरी बात ये भी कहते हैं कि हम कानून से देश को चलाते हैं, हम संविधान की बड़ी इज्जत करते हैं, संविधान सर्वोपरि मानते हैं, तो अगर आप संविधान का सर्वोपरि मानते हैं तो उसी संविधान की धज्जियां आज जम्मू कश्मीर के अंदर उड़ाई जा रही हैं। श्रमिक कानूनों का इतना उल्लंघन जम्मू कश्मीर के अंदर हो रहा है कि ना डेलीवेजर को पीएफ की स्कीम मिलती है, ना डेलीवेजर को ईएसआई का बेनिफिट मिलता है, ना जो कोई डेलीवेजर रिटायर हो जाता है उसको ग्रेजुएटी मिलती है, ना किसी डेलीवेजर की डेथ होने पर उसको कोई इंश्योरेंस मिलता है, ना डेलीवेजर को कोई सरकारी सुविधा मिलती है, ना कोई स्कीम मिलती है, ना सरकारी राशन मिलता है। जब कोई सरकारी स्कीम लेने की बारी आती है तो डेलीवेजर को कहा जाता है आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। अगर डेलीवेजर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो गवर्नमेंट को एम्प्लॉयज को मिलने वाली सुविधा डेलीवेजर से क्यों छीनी जा रही है, मुझे ये आज तक समझ नहीं आया। हमारे साथ काम करने वाला परमानेंट एम्प्लॉय 80-90 हज़ार सैलरी लेता है, उसको 70,000 रुपया चिल्ड्रन अलाउंस मिलता है, उसको एलटीसी मिलती है। भगवान ना करे किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उसके परिवार के दूसरे सदस्य को जॉब मिल जाती है, उसको पूरी सोशल सिक्योरिटी मिलती है।
और उसी के साथ काम करने वाला डेली वेजर 9,300 रुपया मात्र। और अगर उसके साथ कोई मिस हैपनिंग होती है तो उसका 9,320 बंद, और यहाँ तक कि उसकी 70-75 महीने की जो पेंडिंग पड़ी है उसका कोई अता पता नहीं, इंश्योरेंस की कोई खबर नहीं। तो मैं प्रधानमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि आप कहते थे कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने एक प्रधान, एक संविधान, एक निशान का नारा लगाया था, आप उनको बहुत मानते हो, लेकिन आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर क्या एक संविधान, एक निशान और एक प्रधान का नारा जो है वो आप इम्प्लीमेंट कर पाए हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो आज केंद्र सरकार के भी ऊपर खड़ा है कि केंद्र में मजबूत सरकार होने के बाद जम्मू कश्मीर के अंदर अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग कानून चल रहा है। चलिए बार बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त मेरे साथ रविवंश जी थे और उसके साथ शशि जी इरिगेशन से। सवाल एक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात प्रोग्राम जो है वो बड़े किए हैं, लेकिन डेली वेजेस कहते हैं कि आखिरकार हमारे मन की बात को भी सुना जाए। कमेंट सेक्शन में पूरे इंटरव्यू को लेकर अपनी राय जरूर रखिएगा और तमाम डेली वेजेस तक इस इंतहाई इंपॉर्टेंट खबर को पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिएगा और खबर को साथ के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। पैगाम टीवी की खबरों को यूं ही फॉलो, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ जम्मू।